हैं शीत युद्ध का दौर। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों का उदय हुआ। अमेरिका ने जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, वहीं सोवियत संघ ने साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया और ये दोनों ही अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए दोनों ही महाशक्तियों ने दुनिया के देशों के साथ संधियां कर रहे थे। यहाँ मैं आपको पूंजीवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था के बारे में अंतर समझा दूँ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना पैसा लगाता है, व्यापार करता है, बिजनेस करता है, पैसा कमाता है। उसमें सरकारी दखल बहुत कम होती है। जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में हर एक वस्तु का निर्माण या फिर खरीदारी, कुछ भी कहे उत्पादन, सब सरकार के हाथ में होती है। सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक बनाने का काम सरकार करती है, सब सरकार करती है। और सरकार ही ये निर्णय लेती है कि खेत में क्या बोया जाएगा और किस समय क्या लगाया जाएगा। तो इस तरह के अर्थव्यवस्था को हम साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं और इसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो ये पूंजीवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में अंतर है। तो आइए शीत युद्ध को समझ लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी, जिससे युद्ध जैसे हालात हो गए, परंतु युद्ध नहीं हुआ। इस स्थिति को शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। ऐसा लगता था कि कभी भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध हो सकता था, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर सोवियत संघ के विघटन के समय तक का, यानी 1991-92 तक के दौर को शीत युद्ध का दौर कहा जाता है। इसी चीज़ को इस अध्याय में बताया गया है, इसलिए अध्याय का नाम शीत युद्ध का दौर है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो थे क्यूबा मिसाइल संकट। सन 1961 में सोवियत संघ ने साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देश क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी, क्योंकि सोवियत संघ को ये लगता था कि क्यूबा पर अमेरिका कभी भी हमला कर सकता था। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय आइसलैंड है जो अमेरिका के पास पड़ता था, लेकिन जो उसने अर्थव्यवस्था अपनाई थी वो अर्थव्यवस्था सोवियत संघ प्रणाली की साम्यवादी अर्थव्यवस्था से प्रेरित थी। तो उसके बचाव और रक्षा के लिए सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइल वहाँ पे तैनात कर दी, क्योंकि क्यूबा को सोवियत संघ से वित्तीय और कूटनीतिक सहायता मिलती थी। इसलिए सोवियत को लगता था कि अमेरिका वहाँ पर हमला कर देगी और सोवियत संघ ने मिसाइल तैनात की। इसी के तहत सोवियत संघ ने मिसाइल तैनात की और इसको क्यूबा संकट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम दो ध्रुवीय विश्व युद्ध की बात करते हैं। एक तरफ अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देखता था, दूसरी तरफ सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को देखता था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेजी से विश्व का ध्रुवीकरण हो रहा था। ध्रुवीकरण का मतलब होता है दो गुटों में बंट जाना। तो विश्व दो गुटों में बंट रहा था। विश्व के बहुत से देश किसी एक गुट में शामिल हो रहे थे ताकि किसी दूसरे महाशक्ति से खुद की रक्षा कर सकें, लेकिन छोटे देशों का इन महाशक्तियों ने अपने लाभ के लिए इनका इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद आती है पहली दुनिया की देश। तो पहली दुनिया के देश में संसार को देशों को कई भागों में बांटा गया। तो पहली दुनिया के देशों में वे देश जो अमेरिका के साथ थे उन्हें पहली दुनिया के देश के नाम से जाना जाता था, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, इटली और पुर्तगाल इत्यादि देश पहली दुनिया के देश थे। अब हम आते दूसरी दुनिया के देश। वे देश जो सोवियत संघ के साथ थे वे दूसरी दुनिया के देश कहलाते थे, जिसमें रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, चीन और मंगोलिया और रूस आदि दूसरी दुनिया के देशों के उदाहरण हैं। इसके अलावा तीसरी दुनिया के देश वे देश जो ना तो अमेरिका और ना ही सोवियत संघ में शामिल थे,
उन्हें तीसरी दुनिया के देश कहा जाता था। इन देशों ने अपने आप को बिल्कुल अलग रखा। भारत, मिस्र, चाड और कंबोडिया तथा घाना कुछ ऐसे ही देश थे। इन देशों ने अपने अलग समूह गुट निरपेक्ष की स्थापना की। गुट निरपेक्ष का इन्होंने अलग समूह बनाया। ना तो वो अमेरिका की तरफ जाएंगे, ना ही वो सोवियत संघ की तरफ जाएंगे। तो इन दोनों गुटों में से वो किसी की तरफ नहीं जाएंगे, तो इन्होंने अपना अलग गुट बनाया। फिर बात आती है नाटो की। नाटो क्या है? एक सैन्य संगठन था जिसकी स्थापना अप्रैल 1949 में अमेरिकी गुट ने की थी और अमेरिका प्रमुख भूमिका में थी। और वो दूसरे देशों के साथ, खास तौर से पश्चिमी देशों के साथ, जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, इन सब के साथ संधि करता था। और संधि उन्होंने अप्रैल 1949 में की थी। इस समूह में पहली दुनिया के देश थे। इसमें अधिकतर देश पश्चिमी यूरोप के थे। प्रारंभ में इसमें 12 देश शामिल थे। नाटो को हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अमेरिकी सैन्य संगठन है। आइए बात करते हैं वर्सा पैक्ट की। तो जिस प्रकार से नाटो ने अमेरिका ने पश्चिमी देश यूरोप के साथ सैन्य संगठन बनाया था, ठीक उसी प्रकार से सोवियत संघ ने भी वार्सा पैक्ट नाम पर, वार्सा नामक स्थान पर संधि की। पूर्वी यूरोप के देशों के साथ उसने संधि की। सन 1955 सोवियत संघ ने नाटो का सामना करने के लिए वर्सा संधि की, जिसके अनुसार यदि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति किसी भी सदस्य देश पर आक्रमण करती है तो यह सभी सदस्य देशों पर हमला मान लिया जाएगा और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये नाटो के विपरीत बनाया गया था, उसके विरोध में बनाया गया था ताकि सामना करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं छोटे देशों से होने वाले लाभ। तो इन्होंने बहुत सारे छोटे देशों को अपने साथ जोड़ा, जिससे इन छोटे देशों से इनको इस बात का लालच था कि विकसित देशों को, महाशक्तियों को इनसे लाभ मिल सके, आर्थिक लाभ भी मिल सके, परंतु छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधनों से भी लाभ था और सैन्य ठिकाने बनाने के लिए भी स्थान उपलब्ध होना था। से लाभ होता था और सैन्य ठिकाने बनाने के लिए स्थान का उपलब्ध होना होता था और आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती थी और सैन्य गतिविधियों के लिए भी इनको भू क्षेत्र और भूमि प्राप्त होती थी। तो यही कारण था कि ये छोटे देशों से होने वाले लाभ को प्राप्त करने के लिए छोटे देशों से इनको आराम से सारी चीज़ें मिल जाती थी। यानी अगर किसी दुश्मन देश पर हमला करना था अमेरिका को, तो अमेरिका से तो कोई और मिसाइल छोड़ेगा नहीं, तो उनको अपने देश की सीमा पर आना पड़ेगा। तो और उस देश की सीमा अमेरिका से नहीं लगती है, तो निश्चित रूप से तो किसी एक देश के साथ जाएगा जो उस देश की सीमा से लगा हो। तो ये उनका लाभ था। अब हम बात करते हैं शीत युद्ध के दौरान हुई गतिविधियाँ। जो शीत युद्ध के दौरान जो गतिविधियाँ हुई, क्या क्या हुआ उसके बारे में। तो सन 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी की गई। इसके अनुसार 1950 में उत्तर कोरिया संकट और साथ ही जर्मनी को 2 भागों में बांटा गया। जर्मनी के बीचों बीच एक बर्लिन की दीवार बनी गई। पश्चिमी जर्मनी जो अमेरिका के साथ हो गई और पूर्वी जर्मनी सोवियत के साथ। और 1950 में उत्तर कोरिया संकट, यानी अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर हमला किया। और 1954 से 1975 तक वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप रहा। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप किया और 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट, जो कि एक बहुत, जिसे हम कहते हैं शीत युद्ध के कुछ बिंदु थे। अब हम बात करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, जो कि चैप्टर का लगभग अंतिम टॉपिक है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ये कोई आंदोलन नहीं था। इसका आंदोलन नाम इसलिए रखा गया
कि ना कि अमेरिका के गुट में शामिल होंगे, ना ही सोवियत संघ के गुट में शामिल होंगे। इन लोगों ने दोनों गुट से एक अलग गुट बनाया, जिसलिए इसका नाम गुट निरपेक्ष कहा गया। जब पूरा विश्व दो महाशक्तियों की गुटबाजी में व्यस्त था, तो उसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और घाना के मामे एनक्रुमा, यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो और इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकार्नो ने मिलकर एक अलग संगठन की स्थापना की, जो कि किसी भी महाशक्ति का पक्ष नहीं लेता था। यह दोनों महाशक्तियों से स्वतंत्र रहकर अपनी खुद की विदेश नीति बनाते थे। इसी ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का नाम दिया गया। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 1961 में हुआ, जिसकी नींव एफ्रो एशियाई सम्मेलन में 1955 में रखी गई थी। यानी कि 1955 में इसकी रूपरेखा बनाई गई थी और 1961 में इस यूगोस्लाविया की राजधानी में इसका शुभारंभ किया गया। अब आइए बात कर लेते हैं युद्ध रोकने की क्या कोशिश की गई, क्योंकि क्यूबा में जो मिसाइल संकट था अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। तो दोनों महाशक्तियों को ऐसा लगा कि युद्ध यदि दोनों तरफ से होता या किसी की तरफ से भी होता तो बहुत खराब परिणाम सामने आते। तो इसलिए क्योंकि दोनों महाशक्तियाँ थीं, तो इसलिए इसको समाप्त करने की कोशिश की। तो इन लोगों ने बहुत सारे आपस में समझौते किए। हथियारों के जखीरों को कम करना और जैविक हथियारों को भी नष्ट करना भी शामिल था। तो कुछ रूप से, मुख्य रूप से बेटा तुम लोगों को ये स्क्रीन पर है, बता रही हूँ मैं। तो सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT 5 अगस्त 1963 को हुई और सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता साल्ट 26 मई 1972 और 18 जून 1979 ये संधि थी, जिसमें हथियारों के जखीरों को कम किया जाना था, जो 1991 में फिर से हुई और 93 में दोबारा हुई। फिर सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि यानी स्टार्ट 31 जुलाई 1991 और 3 जनवरी 1993 को हुई। परमाणु अप्रसार संधि NPT 1 जुलाई 1968, यानी इसका मतलब है परमाणु हथियारों को और ज़्यादा नहीं फैलाना है, क्योंकि इसके जो है परिणाम बहुत ही खराब होते थे परमाणु। तो इसलिए परमाणु अप्रसार संधि 1 जुलाई जो है 1961 को इस पर संधि की गई थी कि ताकि परमाणु का जो है। अब यहाँ पर चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण शब्द भी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे फुल फॉर्म है, इसको स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। नाटो को हिंदी में कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, और सीटो जो है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन है, जो एशिया के दक्षिण पूर्व के जो भी लोग थे वो उनके साथ सैन्य संगठन बनाए थे। और सेंटो है केंद्रीय संधि संगठन एशियन था। और अंकटाड यूनो के व्यापार एवं विकास आंदोलन, यूनाइटेड नेशन अंकटाड एक व्यापार आंदोलन और विकास करता था, उनका व्यापार से संबंधित रहता था। USA संयुक्त राज्य अमेरिका, USSR संयुक्त सोवियत साम्यवादी गणराज्य राज्य का, यानी ये दोनों जो महाशक्तियाँ USA के बारे में भी आप जानते हैं, तो USSR के बारे में भी आप जानते हैं। तो ये दो महाशक्तियाँ थीं जहाँ पे शीत युद्ध के दौर के रूप में इन दोनों को जाना जाता। तो आशा करती हूँ बच्चों ये चीज़ें तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ना भी समझ में आया तो मैं आपको 11 से 1 बजे के समय में ऑनलाइन मिलूँगी। आपकी जो भी समस्या होगी आप व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, बाय बाय।